एक गांव में लाला नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में दो बेटे भी थे जिनका नाम मोहन और गोपाल था। लाला बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसके दोनों बेटे बहुत ही आलसी थे। लाला अपने बेटों की इन आदतों से बहुत ही ज्यादा परेशान भी रहते थे और एक दिन अपनी पत्नी सोनाली से कहते हैं, हमारे दोनों बेटे पूरे दिन घर पर ही पड़े रहते हैं, क्या ये कभी काम करेंगे भी या नहीं? आप काम की बात कर रहे हो? यह तो खाना खाने के अलावा उठकर बैठते भी नहीं हैं। दिन भर बिस्तर पर सोए रहते हैं। लाला सुबह सुबह ही उठकर अपने खेत पर काम के लिए निकल पड़ते हैं और इसी तरह एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं बीमारी होने का नाटक करूं और अपने बेटों को खेत पर भेजूं। यह सोचकर उन्होंने पेट दर्द का बहाना किया और अपने बेटों से बोला, बेटा, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है और खेतों में कटाई करना भी बहुत जरूरी है। तुम दोनों आज खेत पर जाकर कटाई कर दो। पिताजी, आप चिंता ना करो, हम दोनों अभी जाकर कटाई शुरू करते हैं। लाला बहुत ही खुश हुआ और अपने बेटे को काम समझाकर उन्हें खेत पर भेज दिया। उन दोनों के खेत पर जाने के बाद लाला अपनी पत्नी सोनाली से कहते हैं, तुम तो बेकार में ही मेरे बेटे को आलसी कहती रहती हो। देखो, आज मेरे दोनों बेटे खेत पर मेहनत करेंगे। आपसे ज्यादा मैं अपने बेटे को जानती हूँ। आप कल जाकर देखना, वह दोनों एक तिनका भी नहीं काटे होंगे। चलो चलो, कल पता चल जाएगा कि वे दोनों आलसी हैं या मेहनती। शाम होते ही दोनों बेटे वापस आ जाते हैं। पिताजी, आप तो बेकार में ही परेशान हो रहे थे। हम दोनों ने ही एक दिन में पूरा खेत को साफ कर दिया। देखो मेरे बेटे को, कितने मेहनती हैं। तुम तो बेकार में ही इन दोनों पर शक करती रहती हो। मैं तो आँखों से देखूंगी तभी विश्वास करूंगी। अगले दिन लाला अपने पूरे परिवार के साथ खेत पर पहुंचता है। उसका पूरा खेत कटा हुआ था। लाला बहुत ही खुश था और अपने दोनों बेटों से बोला, बेटे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन तुमने इतने कम समय में कैसे कर लिया? इतने काम को तो करने में कम से कम 10 दिन लगते हैं। पिताजी, हमने आसपास के गांव वालों को बुलाया और बोला इस खेत को एक दिन में काट दो। उन्होंने पूरा खेत को एक दिन में ही काट दिया। हम तो वहाँ पेड़ के नीचे सो गए थे। क्या? और फसल का क्या हुआ? जिस गांव वालों ने जितनी फसल काटी उतनी फसल ले गई, और तो और कुछ गांव वाले दोबारा फसल काटने आ गए और देखते ही देखते पूरा फसल कट गया। हे भगवान, तुम दोनों ने पूरे 1 साल की मेहनत एक दिन में ही मिट्टी में मिला दी। इससे अच्छा तो तुम दोनों घर पर ही पड़े ठीक थे। अब हम पूरे साल पालन पोषण कैसे करेंगे? इन मूर्खों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। लाला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे क्या। वह निराश होकर घर आ गया। मोहन ने अपने घर आकर कहा, पिताजी, आपने फसल काटने के लिए कहा था। आपने ये नहीं कहा था कि फसल को घर लाना है। वैसे भी हम लोग इतनी मेहनत थोड़ी ना कर सकते हैं। तुम दोनों को घर छोड़कर जाना होगा और मैं तुम्हारा बोझा अब नहीं उठा सकता। मैं और मेरी पत्नी किसी तरह गुजर बसर कर लेंगे। चलो निकलो यहाँ से। लाला अपने दोनों बेटों को घर से निकाल देते हैं। दोनों पूरे गांव भूखे प्यासे भटकते रहते हैं। शाम होते ही उन दोनों का भूख से बुरा हाल हो गया था। किसी तरह वह पेड़ के नीचे एक रात काटते हैं, लेकिन अगले दिन ही वे दोनों एक बनिए के खेत पर पहुंच जाते हैं और मोहन बनिए से कहता है, सेठ जी, हमें कुछ खाने को दे दीजिए। आप बदले में जो कुछ भी कहिएगा हम कर देंगे। सेठ जी उन दोनों को खाना खिला देते हैं और बदले में पूरा दिन उनसे मजदूरी करवाते हैं। शाम होते ही दोनों पेड़ के नीचे बैठे कुछ बात कर रहे होते हैं। अगर हमने अपने माता पिता का साथ दिया होता तो आज हमें यह सब देखना नहीं पड़ता और हमारे कारण हमारे माता पिता भी भूखे मर रहे होंगे। हाँ यार भाई, तुम ठीक कह रहे हो। चलो हम दिन भर सेठ के खेतों में मजदूरी करेंगे और रात भर अपने खेतों में काम करेंगे। कड़ी मेहनत करके फसल उगाएंगे। दोनों भाई दिन रात मेहनत में जुट जाते हैं और इधर लाला भी
एक सेठ के दुकान में नौकरी करने लगता है और कम तनख्वाह में ही अपना गुजर बसर करने लगता है। उसी बीच गांव में एक प्रतियोगिता होती है जिसमें सबसे अच्छे फसल वालों को इनाम दिया जाना था। लाला भी प्रतियोगिता देखने पहुंच जाता है, लेकिन जब इनाम की घोषणा होती है तो पहला पुरस्कार ही लाला को मिलता है। यह देखकर लाला दंग रह जाता है और कहता है, लगता है आपसे कोई गलती हुई है, मेरी फसल तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है। अरे लाला भाई, यह कमाल तुम्हारे दोनों बेटों ने किया है। इन दोनों ने रात दिन मेहनत करके कम समय में फसल उगाकर नया रिकॉर्ड भी बना दिया है। तभी उसके दोनों बेटे आकर सामने खड़े हो जाते हैं और गोपाल बोलता है, पिताजी हमें माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास घर से निकलते ही हो गया था, इसलिए हमने मेहनत करके फसल उगाई है। लाला के आंखों में आंसू बहने लगी। उस दिन के बाद तीनों बाप बेटे बहुत ही मेहनत करने लगे और अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। मैं 2 दिनों से देख रहा हूँ, सुबह होते ही ये घोड़ा भाई इसी रास्ते से दौड़ते हुए जाता है। क्या किसी को खबर है कि घोड़ा भाई कहाँ जाता है? नहीं भाई, मुझे तो कोई खबर नहीं है, लेकिन इस बात का तुम्हें तो पता होना चाहिए था, क्योंकि पिछले 2 सालों से तुम दोनों एक अच्छे दोस्त हो। हाँ, वो तो ठीक है कि घोड़ा भाई मेरा दोस्त है, लेकिन मुझे भी इस बात का कोई खबर नहीं कि घोड़ा भाई रोज सुबह सुबह आजकल कहाँ जा रहा है। ये तो गलत हुआ ना, कम से कम तुम्हें तो बताना चाहिए था। शायद कोई काम होगा, वही निपटाने के लिए जाता होगा। हाँ, लेकिन एक बार का रहे तब तो मान भी लूं, घोड़ा भाई तो अब रोज रोज जाने लगा है, कहीं कबीले के तरफ तो नहीं जाने लगा। अब बस भी करो, आज शाम को ही घोड़े भाई के आते ही मैं सब कुछ पूछ लूँगा। ठीक है, बस ये बात भूलना मत कि कबीले के तरफ तो घोड़ा भाई नहीं जा रहा। हाँ जरूर, मैं आपका हर एक बात को याद से पूछ लूँगा। अब चलो यहाँ से। हाँ चलो। देखो देखो, सभी लोग ध्यान से देखो, सरदार का घोड़ा आया है। हाँ, सच में सरदार का घोड़ा आया है। मैं भी सरदार को इस बात की खबर देता हूँ। तुम यहीं रुको फल्गू, मैं सरदार को ये खुशखबरी सुना आता हूँ। जैसा तुमको हो अधीरन, मैं यहीं इस घोड़े का ध्यान रखता हूँ। जाओ और जल्दी से सरदार को बुलाओ। बस अभी गया और आया, सरदार तो इस बात से ही झूम उठेंगे। तुम यहीं रुकना, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। और कितना दौड़ोगे? रुक जाओ मेरे सरदार सखा। क्या करूं फाल्गू, खुशी के मारे रुका ही नहीं जा रहा। ऐसी कौन सी खुशी है मेरे सरदार सखा कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे पूछो मत फाल्गू, मैं अब आजाद हूँ और मुझे अब किसी बात से कोई डर नहीं। किस बात का डर है तुम्हें? कौन आजाद घूमने से रोक सकता है सरदार सखा? मेरे कबीले का राजा शेरराज, जिससे सभी लोग डरते हैं। वहाँ सब कुछ शेरराज के अनुसार होता है। शेरराज के विरोधी जो कोई भी हुआ, आज तक सभी मारा गया। तुम बिल्कुल ठीक जगह आए हो सरदार सखा। अब तुम्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ फाल्गू, मैं जब पहली बार सरदार से मिला था, उसी वक्त मुझे यह एहसास हो गया था कि अब सरदार ही हम सभी को शेरराज से मुक्ति दिला सकते हैं। सरदार, कबीले में घोड़ा आया है। वो घोड़ा नहीं, मेरा मित्र है, उसे सखा कहो, सरदार सखा कहो। जैसा आप कहे सरदार। ओ मेरे मित्र, मेरे सखा, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत ही खुशी हुई। मुझे भी सरदार। मेरे मित्र के लिए भोजन का प्रबंध करवाया जाए। चलो फल्गू, सरदार सखा के लिए कुछ खाने का प्रबंध करते हैं। हाँ जरूर। अभी खाने का जरूरत नहीं था सरदार। लंबा सफर तय करना होगा मित्र, भूखे पेट कहाँ तक जाओगे? और तुम मुझे सरदार मत कहो मित्र। नहीं मित्र, आप इस कबीले के सरदार हैं, इसलिए मुझे इन सब बातों के ऊपर कोई भी पाबंदी मत लगाइए। ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे वही कहो। ये लो मेरे सरदार सखा। तुम खाओ मित्र, मैं अभी आता हूँ। ठीक है सरदार। तुम दोनों का शुक्रिया मेरे खाने का प्रबंध करने के लिए।
इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज था। तो मेरे मित्र तैयार हो? हाँ सरदार। तो फिर चलो, आज तुम अपना ही जंगल, देखते हैं तुम्हारे शेर राज का शासन। जैसा आप कहो सरदार। घोड़ा सरदार को बिठाकर जंगल की ओर ले जाता है। क्या हो गया है शेरराज? हम सभी को यहाँ क्यों बुलाया गया है? मैं ये देखना चाहता था कि मेरा आज्ञा का पालन हो रहा है या नहीं। मुझे शिकार किए हुए बहुत दिन हो चुके हैं। तुम सभी में से घोड़ा नहीं आया है और मेरा नियम अनुसार जो मेरा आज्ञा का पालन नहीं करता मैं उसे मार कर खा जाता हूँ। लेकिन शेर राजा, घोड़ा भाई किसी कारण बस नहीं आ पाया होगा। हाँ, फिर भी यहाँ ना उपस्थित होने वाले का सजा मौत है। जाओ और तुम सभी उस घोड़े को बता दो कि कल उसे यहीं उपस्थित होना है। ठीक है शेर राजा। सरदार, अब आप ही मुझे इस शेर राज से मुक्ति दिला सकते हैं, नहीं तो मैं कल मारा जाऊंगा। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है मित्र, बस तुम मुझे अपने दोस्तों के साथ ले चलो। ठीक है सरदार, अभी ले चलता हूँ। घोड़ा सरदार को बिठाकर अपने दोस्तों के पास ले जाता है। तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? अपने साथ साथ हम सभी को भी मरवाओगे क्या? हाँ घोड़ा भाई, क्यों लाए हो इसे यहाँ? क्या कोई खबर है तुझे कि आज क्या हुआ है? इसके अगर यहाँ होने की खबर शेरराज को पड़ गई तो हम सभी मारे जाएंगे। शांत हो जाओ हाथी भाई, मुझे सब कुछ खबर है। मैं सब सुन रहा था शेरराज जो बोल रहे थे। ये कोई नई बात नहीं है हम सभी के लिए। शेरराज को जब भी भूख लगता है तो कोई न कोई नियम बनाकर हम में से किसी को खा जाता है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम में से कोई नहीं बच पाएगा एक दिन। इसलिए ये सरदार का बात मान लो, ये हम सभी को शेरराज से मुक्ति दिलाएंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। शांत हो जाओ हाथी भाई, हम सभी को वैसे भी एक दिन मरना है। इस तरह से डर कर कब तक जिएंगे? एक बार हिम्मत करो, हम सब मिलकर शेरराज से हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। क्या करना होगा हम सभी को? हम लोगों को चालाकी से काम लेना होगा, तभी हम सभी शेरराज से जीत पाएंगे। तुम सभी अभी आराम करो, मैं कल के लिए कुछ प्रबंध करता हूँ। सरदार, मैं भी मदद करना चाहता हूँ। नहीं हाथी भाई, मैं इस तरफ जा रहा हूँ कुछ विष फल के लिए। बस तुम लोग मेरे तरफ शेरराज को आने से रोकना। ठीक है सरदार, आप निश्चिंत होकर जाइए। हम सभी शेर राजा को आपके तरफ कदापि नहीं जाने देंगे। ठीक है, अब चलो मेरे मित्र, मुझे विष फल के पास ले चलो। अभी ले चलता हूँ सरदार। घोड़ा सरदार के विषैले पेड़ के पास ले जाता है। बस यहीं रुको मित्र, मुझे यही विष फल का तो इंतजार था। अब शेरराज को मरने से कोई नहीं रोक सकता। इस विष फल का क्या करोगे सरदार? इस फल का प्रयोग शेरराज को मारने के लिए करना है मित्र। ठीक है, तो फिर ले चलिए जितनी जरूरत है। सरदार विष फल को लेकर वापस आ जाता है। सरदार, आप तो विष फल लेकर आए हैं, इस फल का क्या करेंगे? इसी फल का प्रयोग करके शेरराज को मारना है। तुम सभी में से यहाँ चालाक कौन है? सरदार मानिए तो यहाँ सभी चालाक ही है, आप अपने अनुसार देख लीजिए। ठीक है हाथी भाई, मैं ही चुनता हूँ। मैंने एक बार सुना था कि लोमड़ी भाई अपना बुद्धि से शेरराज को मूर्ख बनाया था। ये सच है सरदार? क्या लोमड़ी भाई, ये सच बात है क्या? हाँ सरदार, ये सच है। अगर मुझे आप बता दे कि क्या करना है तो मैं फिर से शेर राजा को मूर्ख बना सकता हूँ। लोमड़ी भाई, इस बार तुम्हें मूर्ख नहीं बनाना है, बल्कि मूर्ख बनाकर मार डालना है। हम सभी तुम्हारे पीछे ही रहेंगे। बस तुम्हें घोड़े के जगह पर जाना है, और घोड़ा बीमार है, चोट लग गया है, जख्म हो गया है, ये सब कहना है। फिर शेरराज बीमार लोगों को कभी नहीं खाना चाहेगा। तो फिर क्या करूँगा सरदार? आपस में सभी लोग घंटों बात करने के बाद सरदार सभी को समझा दिया कि शेरराज के साथ आखिर करना क्या है। सभी रात को आराम कर सुबह होते ही शेरराज के पास लोमड़ी पहुंचता है। जंगल में गुफा के चारों ओर सभी लोग छुप जाते हैं। लोमड़ी, क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस वक्त यहाँ घोड़ा को आना था? फिर तुम क्यों आए हो? क्षमा करे शेर राजा, घोड़ा आज यहाँ नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे बहुत चोट आया है। वह बहुत बीमार है और आप कभी भी बीमार लोगों को मारते नहीं हैं। तो फिर मेरा भोजन कौन बनेगा? इसकी चिंता ना करे शेर राजा, मैं यहाँ आपका भोजन बनने ही आया हूँ।
तो फिर तैयार हो जाओ मरने के लिए। ठहरिए शेर राजा, आप इतना कष्ट मेरे लिए क्यों करेंगे? मैं स्वयं ही आता हूँ, बस आप अपना मुंह को खोल लीजिए। हाँ, ये भी ठीक ही है। वैसे भी तुम इतने छोटे हो कि मेरे मुंह में यूं ही समा जाओगे। हा 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 हा। चलो आ जाओ। शेर राजा, अगर आप आंखें बंद कर ले तो मैं आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे डर लगता है। ठीक है, चलो आ जाओ। आज के बाद तुम कभी नहीं डरोगे। शेर जैसे ही आंख बंद करता है वैसे ही सरदार पीछे से निकाल विष फल को लेकर शेर राज के मुंह में डाल देता है। शेर लोमड़ी को समझ निकल जाता है। तुम कौन हो और मुझे क्या खिलाया? शेर राजा, ये कबीले के सरदार हैं और अभी आप 20 फल निगल चुके हो। इसके खाने के तुरंत ही बाद खाने वाले की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाता है और मर जाता है। धोखा 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 हुआ मेरे साथ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब तुम कुछ कर भी नहीं सकते शेरराज। हम सभी को तुमने बहुत सताया है। अब जाओ और मरो। शेर राज वहीं गिर पड़ता है और सभी लोग घोड़े और सरदार की वजह से चैन की सांस लेते हैं। अब सभी आजादी से रहने लगे, कहीं आने जाने की कोई पाबंदी नहीं। इस तरह सभी लोग खुशी से रहने लगे। हरिया की जादुई गाय। हाय रे हाय, ये क्या हो गया? इस बार तो पूरा का पूरा बगीचा सुनसान हो गया है। एक भी फल नहीं आया इन पौधों में। इस बार की जो भी पूरी कमाई होती सारा का सारा चौपट हो गया। मुझे लगता है कि इस बार तो हरिया का ही बोलबाला रहेगा। इस बार तो बगीचे में अच्छे खासे फल निकल आए हैं। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो अभी बता दो, मैं फल बेचकर बाजार से ही ले आऊंगा। अभी तो वैसा कुछ नहीं चाहिए जी, लेकिन मेरे मन में एक बात कई दिनों से आ रही है। अगर आप बुरा न माने तो कहूँ? लो, अब इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? जो कुछ भी तुम्हारे मन में चल रही है अब झटपट से बोल डालो। वो क्या है ना कि बगल की शांति बहन है ना, वो एक गाय खरीद लाई है जो बहुत सुंदर है। मैं भी एक गाय पालना चाहती हूँ, अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो फिर मैं आज ही बगीचे के सारे आम बेचकर एक सुंदर सी गाय खरीद लाऊंगा। वैसे भी जिस घर के द्वार पर गाय खड़ी हो उस घर की शोभा ही कुछ और रहती है। चलो ठीक है, मैं अभी बगीचे की ओर जाता हूँ। पत्नी के कहने पर हरिया अपना बगीचा का सारा आम तोड़कर बाजार ले जाता है। आम ले लो, आम ताजे ताजे आम, लाल पीले आम ले लो भैया। आम काका ओ काकी ले लो ना, आम ले लो आम। गर्मी का राजा है ये आम। आम ले लो भैया आम। एक बार खाओगे बार बार आओगे। ये क्या बोल रहे हो भाई? एक बार खाओगे बार बार आओगे? ये आम ही है ना भाई? कोई जादू वादू है का? अरे नहीं नहीं, ये आम ही है भैया, लेकिन इसका स्वाद जो है वो बहुत ही लाजवाब है। बस एक बार खा कर तो देखो, बाजार तो छोड़ो घर तक पहुंच जाओगे। बड़ा तारीफ सुन रहा हूँ, जरा मैं भी तो देखूं क्या खास बात है इस आम में। 1 किलो दे दो तो। बस 1 किलो? इतना तो आप ही खा जाओगे। घर के लिए भी तो ले लो भैया। 50 का 1 किलो और 100 का 2 किलो है। सुनो भाई, मुझे भी 2 किलो दे दो। चलो तुम्हारे कहने पर ही 102 किलो कर देता हूँ। ये हुई ना बात। अब देखना, इस आम को हमेशा याद रखोगे। चलो चलो, आजा भैया, आजा काकी, ये आखिरी आम बचा हुआ है, ले लो ले लो। इस तरह हरिया अपना सारा आम बेच देता है। चलो, आम तो बिक ही गया है। अब इन्हीं पैसों से एक गाय खरीद लेता हूँ। हरिया उसी बाजार में एक व्यापारी से एक सुंदर गाय ले लेता है और गाय को लेकर घर की ओर जाने लगता है। रास्ते में हरिया को सेठ मिलता है। क्या रे हरिया, ये गाय किसकी है? ये मेरी गाय है सेठ। अच्छा, तेरी गाय है। लगता है फल को बेचकर यही गाय खरीद लाए हो।
जी हाँ सेठ, इस बार की पूरी कमाई ये गाय ही है। मैं तो समझता था कि तुम तो होशियार हो, लेकिन ये गाय को देखकर तुम पर तरस आ रही है। लोग रुपये कमाकर घर और मकान बनाते हैं, लेकिन तुम तो मूर्ख हो, झोपड़ी में ही रहोगे। खुद का खाना का नसीब नहीं होता और गाय को खिलाने चले हैं। मैं तो इस बात से घबरा रहा था कि कहीं तुम इस बार मेरी ना बराबरी कर लो, लेकिन एक गरीब की सोच तो गरीब ही रहेगी। चलो अच्छा ही हुआ जो तुम ये गाय लेकर आ गए हो। सेठ हरिया को भला बुरा कहकर हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। हरिया सेठ की बातों से काफी गुस्से में रहता है। सेठ ऐसे हंस रहा था जैसे मैं गाय नहीं कोई खिलौना खरीद लाया हूँ। सेठ के लिए भले ही ये गाय होगी, लेकिन मेरे लिए ये एक लक्ष्मी है। रही बात घर मकान की, तो भगवान की कृपा से मकान क्या महल बना लेंगे। बस बगीचे से फल निकलते रहना चाहिए। पूरे गांव में लोग हरिया की गाय को देखने के लिए आने लगे। गाय को देख तारीफ करते और चले जाते। पूरे गांव में हरिया की गाय जैसी कोई भी सुंदर गाय नहीं थी। क्या भाई लोग कभी गाय नहीं देखे हो क्या? अब मेरी गैया को नजर लगाओगे? चलो चलो यहाँ से जाओ, बहुत देख लिए। हरिया के कहने पर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। हरिया घर से चारा लाकर गाय को खाने के लिए देता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है और एक दिन हरिया की पत्नी बीमार हो जाती है। फिर से बीमार पड़ गई हूँ, अब तो पैसे भी नहीं है, कैसे इलाज होगा? अब तो एक ही उपाय है, सेठ से कर्ज लेना होगा। नहीं, कर्ज नहीं, मैं कहती हूँ जिस रुपए से गाय खरीदे थे यही गाय को बेच दीजिए। जो रुपए आएंगे उसी से इलाज करवा लूंगी। शायद हम दोनों के नसीब में गाय पालना लिखा ही नहीं। लेकिन अभी इस गाय को खरीदेगा कौन? किसके पास होगा इतना रुपया जो मेरी कीमती गाय को खरीदे? तभी हरिया के दिमाग में एक आइडिया आता है और गाय को लेकर सेठ के घर पहुंचता है। क्या रे हरिया, अब ये गाय तुम यहाँ लेकर क्यों आए हो? कोई बात है क्या? सेठ, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ सेठ, मेरी मदद करो सेठ। मेरी पत्नी बहुत ही बीमार है, मुझे कुछ रुपये की जरूरत है सेठ। ये गाय रख लो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी सेठ। ठीक है, तुम्हारी गाय की वैसे काफी प्रशंसा सुनी है, इसलिए ये गाय ले रहा हूँ। ये लो पैसे और जाओ। हरिया गाय को सेठ के यहाँ छोड़ के अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाता है। कुछ दिनों बाद हरिया की पत्नी स्वस्थ हो जाती है, लेकिन सेठ की गाय बीमार पड़ जाती है और सेठ गाय को लेकर हरिया के घर पहुँचता है। हरिया, ओ हरिया, कहाँ हो? बाहर आओ। जी कहिए सेठ, आप इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो? तूने मेरे साथ धोखा किया है, ये बीमार गाय मुझे देकर ठीक नहीं किया हरिया। लेकिन सेठ, ये तो बिल्कुल स्वस्थ थी जब मैं ये गाय आपको दिया था। अपनी बातों से उलझाने का प्रयास मत करो हरिया, तुम मेरे पैसे वापस दो और अपनी गाय अपने पास रखो। लेकिन सेठ, मैंने तो सारे रुपये खर्च कर दिए, जब आएगा तो लौटा दूंगा। तब तक के लिए ये गाय अपने पास रखिए सेठ। ये गाय तो मैं रखूंगा ही नहीं, तुम रुपये के बदले अपना बगीचा दे दो। हे गौ माता, अब आप ही कुछ करो, मेरा तो सब कुछ छिनता ही जा रहा है। ना ही खाने को कुछ है और ना ही पैसे जिससे तुम्हें ठीक कर सकूं। क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हरिया कुछ देर सोचता है, फिर काम की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में हरिया को एक बूढ़ी दिखाई देती है जो एक टोकरी में फल लिए पेड़ के नीचे बैठी है। क्या हुआ बूढ़ी दादी, कोई परेशानी है क्या? यहाँ क्यों बैठी हो? यहाँ फल कोई नहीं खरीदेगा, यहाँ से कुछ दूर बाजार है, वहीं ले जाओ, फिर सारा फल बिक जाएगा। नहीं बेटा, जितना फल बिकना था वो बिक गया। अब घर जाना चाहती हूँ, लेकिन ये टोकरी से भरा फल नहीं ले जा पा रही हूँ। ये बात है, चलो फिर मैं ही इसे ले जाता हूँ।
हरिया बूढ़ी दादी के साथ बूढ़ी दादी की एक झोपड़ी में जा पहुंचता है और फल से भरे टोकरी को वहीं रख देता है। अच्छा दादी, अब मैं चलता हूँ, काम की तलाश में निकला हूँ। रुको रुको बेटा, तुम वही हरिया हो ना जिसका फल का बगीचा है? हाँ दादी, मैं वही हरिया हूँ, लेकिन बगीचा अब मेरा नहीं रहा दादी, इसलिए तो काम की तलाश में निकला हूँ। ऐसी क्या बात हो गई हरिया, मुझे बताओ। हरिया सब कुछ बीती बात को बता देता है। फिर बूढ़ी दादी हरिया को एक जादुई फल देती है। ये लो बेटा, जादुई फल। इस फल को अपनी गाय को जाकर खिला दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। हरिया वहाँ से फल लेकर घर आ जाता है और अपनी गाय को खिला देता है। भला एक फल खिलाने से क्या हो जाएगा? अब तो आज भी काम नहीं ढूंढ पाया हूँ, अब कल ही जाऊंगा। फल खाने से गाय गोबर करती है, लेकिन गोबर कुछ ही पल में सोने का हो जाता है। जब हरिया की नजर जाती है तो सोने का गोबर देख खुश हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? सोने का गोबर! इस फल ने तो कमाल ही कर दिया। अब मैं इसे बाजार में बेच आता हूँ। हरिया सोने के गोबर को बाजार में बेचकर गाय का खाना और अपनी जरूरत का सामान ले आता है। बाजार से लाया चारा गाय को दे देता है, जिससे गाय फिर सोने का गोबर करती है। इस तरह हरिया की साधारण गाय एक जादुई गाय में बदल जाती है, जो पूरी सोने की हो जाती है। जादुई गाय की वजह से हरिया के जीवन दिन प्रतिदिन बदलता चला गया। हरिया सेठ को रुपया देकर अपना बगीचा छुड़ा लेता है और छोटे मकान से एक बड़ा महल बना लेता है। यह सब कुछ हरिया अपनी जादुई गाय की वजह से कर पा रहा था। इस तरह हरिया अपनी पत्नी और जादुई गाय के साथ खुशी खुशी रहने लगा।